मेळघाटातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा सर्वप्रथम टिटंबानंतर एका पाठोपाठ बिजू धावळी, सावलीखेडा व सुसरगा येथे टेंबली येथील कथित सेंट्रल किचन मधून पुरविण्यात आलेल्या भोजनामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याच्या प्रकरणावरून आता विविध आदिवासी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. यापूर्वी या प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली होती. त्यानंतर गुरुवारी 30 जुलै रोजी मेळघाटातील विविध आदिवासी संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सेंट्रल किचनच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा देत विषबाधा प्रकरणातील सर्व संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी व जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी सेंट्रल किचन व्यवस्थेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी भूमिका मांडण्यात आली. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार व पौष्टिक भोजन मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून प्रशासनाने या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अन्यथा आदिवासी संघटना तीव्र लोक आंदोलन छेडतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. जो सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार भाइयों का स्वागत संगठन के माध्यम से। सबको मालूम है कि मेलघाट में एक दिल दहलाने वाली घटना थी, जो टिटंबा स्कूल, भिजोरी आश्रम स्कूल और सवली आश्रम स्कूल, उसको लेकर कुछ ही दिन पहले आपकी उपस्थिति में पत्रकार परिषद हुई। लेकिन आज हम लोगों का मानना है उस पत्रकार परिषद के संदर्भ में कि वो पत्रकार परिषद बच्चों के हितों का, आने वाले बच्चों के भविष्य का, उस पर कोई ऐसे मुद्दे दिखाई नहीं दिए। तो मात्र और मात्र एक पार्टी का उसका विचार एक पत्रकार परिषद था, हम बड़ी शब्दों में आप लोगों के बीच में बताया। रहा सवाल उस पत्रकार परिषद में जिन जिन मुद्दे लिए, उनके नेता कह रहे कि भाई महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार कोई मंत्री घटना हुए तो 24 घंटे के अंदर घटनास्थल में पहुंचे, तो सुबह फोन किया है या दिन भर सोया नहीं या रात भर नहीं सोया। आपके माध्यम से हम स्पष्ट बता देना चाहते कि ये कोई एहसान और उपकार नहीं किया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी था, उनको समय पे आना चाहिए था। और आप ये भी बताना चाहते हैं, उन्होंने ये भी प्रश्न उपस्थित किए कि टिटंबा में जब पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत करना चाहिए। तो आज आप सभी के उपस्थिति में हम ये भी बताना चाहते हैं कि स्वागत की परिभाषा क्या है। स्वागत कोई उत्सव का कार्यक्रम में होता है, स्वागत कोई संस्कृति कार्यक्रम में होता है, स्वागत ही खुशियों के कार्यक्रम में होता है। वहां पे तो हमारे बच्चे जान और मौत के बीच में लड़ रहे, हमारे माँ बाप डरे हुए थे, वो बच्चे डरे हुए थे, फिर भी नेता कहते हैं कि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा है, मेलघाट की स्वागत का है। तो कौन से पुस्तक में पढ़ा है, ये उन्हीं से हमारा सवाल, कौन सी संस्कृति में उन्हें यह समझ में आया कैसा होता है। और आप लोगों की उपस्थिति में ये भी आज हम बताना चाहते कि सेंट्रल किचन का जो मामला है, 29 जुलाई को माननीय हाईकोर्ट में उसी संदर्भ में एक आदेश पारित हुई और माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो सेंट्रल किचन है कि उन्होंने परवानगी लिया या नहीं लिया, अगर नहीं लिया होगा तो उस सेंट्रल किचन को तत्काल बंद करे, ऐसा उच्च न्यायालय के आदेश है। और आप सभी पत्रकार भाइयों को मालूम है कि संबंधित सेंटर चालक ने एफडीआई की चालू करने की अनुमति नहीं ली। फिर अगर अनुमति नहीं लिया तो चालू कैसे हुए, ये सबसे बड़ी सवाल है। तो संबंधित पुरवठादार पे गुना दाखिल हुआ है, तो आप सभी के उपस्थिति में हमारी मांग है कि अगर कोर्ट का अपमान होता है तो उसमें भी बीएनएस की धारा
198 के तहत में गुनाह करके आप सभी के उपस्थिति में हम ये भी मांग कर रहे हैं कि कौन सा अधिकारी, कौन सा मंत्री ने ये चालू करने की सूचना दी या आदेश दिया, उनपे भी भारतीय न्याय संहिता के तहत में गुनाह दाखिल होना, उनपे भी कार्रवाई होना। और आप ये भी बताना चाहते कि सो मोटो करके प्रावधान है संविधान में, अगर ऐसी कोई अधिकारी या मंत्री बिगर अनुमति का या कोर्ट का अपमान करता होगा तो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को वो खुद संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करने का पावर है। और आपके उपस्थिति में हम ये भी बताना चाहते कि ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये बच्चों के भविष्य और उनके उज्जवल लड़ाई के लिए हम लोग यहां तक नहीं रुकने वाले हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाने वाले हैं। अब ये लोग बता रहे कि भाई कार्रवाई तो हुई है तो हंगामा क्यों खड़ा करना चाहिए। तो आप सभी की उपस्थिति में ये भी हम बताना चाहते, जब हम लोग वहां पहुंचे, जब हम बैठे रमेश भैया और हमारे सभी पदाधिकारी, तब अधीक्षक पे निलंबन हुआ, तब तक मंत्री महोदय वहां नहीं पहुंचा। और आप सभी को मालूम है, आप सब लोग उसके साक्षीदार है, हम 1 से 2 घंटे तक वहां पे लगातार संघर्ष करा, तब जाके बड़ी मुश्किल से पूरा पेज में लिखकर गुनाह दाखिल करने की पत्र दिया गया। तो हमारा सवाल है, आप सभी लोगों को मालूम है उसके बाद में तुरंत घटना बिजदौड़ और सौलीखेड़ा में हुई, तो क्या सौलीखेड़ा और बिजदौड़ के प्रकरण को लेकर स्वतंत्र गुनाह दाखिल हुई क्या? स्वतंत्र गुनाह दाखिल होते आता है। मान लीजिए घटना एक शरीका है पर लेकिन प्रकरण दूसरी जगह का है, तो इनके मंत्री, इनके नेता अगर निष्ठुरता होता या इस बच्चों के प्रति उन्हीं के मन में गंभीरता होता तो वो प्रकरण भी कार्रवाई होता। अभी इन 2 जगहों के अधीक्षक पर निलंबन की कार्रवाई हुई, वहां के मुख्याध्यापक को कारणदाव का नोटिस दी नहीं। तो ये सवाल आज समाज और क्षेत्र के लोगों के मन में उपस्थित, तो आप सभी के माध्यम से हम बताना चाहते, उन्होंने उस मुद्दे पे फोकस के बजाय जो समाज में कई साल से कार्यरत संघर्ष कर रहे उन कर्मचारियों पे सवाल उठाए। और आप ही के चैनल के माध्यम से हमने सुना कि जिलाध्यक्ष प्रभुदास जी बिलावकर भाजपा को उन्होंने कहा कि कोई शिक्षक है जो भाई उनके कार्यकाल में गांजा पीते थे और दारू पत्ता खेलते। तो आप सभी लोगों के विपक्ष में हम बताना चाहते कि एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति, जिस मेलघाट का नेतृत्व किया व्यक्ति, क्रिमिनल लैंग्वेज का उपयोग कैसे कर सकते। हमारी तो मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये बोल रहे कि गांजा पीता तो गांजा कहां मिला, सबसे पहले प्रभुदास बिलावकर का चौकी होना चाहिए कि गांजा कहां से आया। हमने उस शिक्षक का कार्यकाल देखा है, उनके विद्यार्थी आज अपने ही उप जिला रुग्णालय में जो दायरा जवाहर डॉक्टर का है, अपने उप जिला रुग्णालय अधीक्षक सुनील मावस्कर करके प्राध्यापक है, अभी पीएचडी हुई है, वो अकोला में कार्यरत। शांतिलाल, डॉक्टर शांतिलाल काजदेकर है, राहुल काजदेकर है, इन्हीं का विद्यार्थी। और आज आप सभी लोगों की उपस्थिति में ये भी बताना चाहते कि जो जिसपे आरोप लगाया उसी शिक्षक को सम्मानित करने का पुरस्कार भी ये विधायक महोदय ने दिए, ये और सम्मानित किया जाए, एपी ऑफिस ने सम्मानित किया।
अगर भाई गांजा और पत्ता खेलता था तो ये सम्मानित नहीं होता था। और आपके उपस्थिति में हम ये भी बताना चाहते कि मेलघाट के लोगों ने उन्हें भी मौका दिया। तो जब आपको ये सारा चीजें मालूम था तो कार्रवाई क्यों नहीं? तो आपको ये भी बताना चाहते हम, अगर जैकेट पहनना सीख गया मतलब नेता नहीं बना। उसके लिए नेतृत्व लगता है, उसके लिए अभ्यास लगता है। आप सभी की उपस्थिति में ये भी हम बताना चाहते हैं कि 2014 से 19 तक उनको मेलघाट के लोगों ने मौका दिया। वो खुद बता दे कि मेलघाट के प्रश्न को लेकर विधानसभा में अगर आवाज उठाया होगा एक तो वीडियो उनका बता दो। हम इस जगह से इस वक्त से अपनी पद का इस्तीफा देके आजीवन राजनीतिक से संन्यासी ले लिया। और उन्होंने आरोप किया कि वहां पे कुछ पार्टी के लोग थे, कुछ संगठन के लोग थे। सवाल वहां पे पार्टी और संगठन का नहीं है, हम भी महायुति के घटक पक्ष के पदाधिकारी है। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पार्टी का कोई नेता अगर कहेगा कि जहां अन्याय होगा, जहां शोषण होगा, मन्नादार सिंह आप वहां आवाज नहीं उठा सकते, तो इसी समय से इसी वक्त से हम पार्टी का रिजाइन दे देंगे। लेकिन पार्टी जो कहेगा वो करने वाले नहीं। हमारा मकसद और हमारा एजेंडा मात्र और मात्र बच्चों की भविष्य, मेलघाट की उज्जवल भविष्य। उन्होंने ये भी कहा, हमारा रमेश जी तोटे यहां बैठे हैं, उनके संदर्भ में ये भी कहा कि वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, उनका क्या अधिकार है यहां बोलने का। लेकिन आप ये भी बताना चाहते हम, यही सरकार ने जम्मू कश्मीर के 270 आर्टिकल को कैंसिल किया। वो कैंसिल इसीलिए किया कि वहां पे देश के हर जाति धर्म के लोग व्यवसाय कर सके, वहां रह सके। और शायद उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अभ्यास नहीं होगा। किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को कहीं भी रह सकता, व्यवसाय कर सकता, धंधा कर सकता, कुछ भी कर सकता। तो उनको इस तरह का गैर नैतिक जिम्मेदारी से बोलने की कोई राइट्स नहीं। पास में क्या पूरा हुआ ये सारे एलिगेशन का, आप दीजिए। अब रहा सवाल, उन्होंने ये कहा कि भाई सब तो हो गया, आपने आभार प्रदर्शन कर दिया, सब कर दिया, तो फिर राजीनामा क्यों मांगा? तो आप सोचिए पत्रकार भाइयों, मेलघाट वासियों को हम बताना चाहते, पूरे देश का और महाराष्ट्र के ध्यान इस मुद्दे पे आकर्षण करना चाहते कि जिस सेंट्रल किचन चालक को एफडीआई की परवानगी नहीं है चलाने का, उसको दी परवानगी चलाने का, फिर भी आप कहते हैं कि हमने राजीनामा नहीं मांगना चाहिए, फिर भी हमने निषेध नहीं व्यक्त करना चाहिए, फिर भी आप चाहते कि आंदोलन मोर्चा नहीं करना चाहिए, जबकि पूरी तरह इलीगल काम हुआ है, गैर संवैधानिक काम हुआ है। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं मंत्री महोदय इस सेंट्रल किचन वाले के साथ में या इस जो प्रकरण में उनकी कोई ना कोई हाथ होगा। और उसमें ये स्पष्ट अधिकार भी दिया है, अगर ऐसी अनियमितता होता होगा या ऐसी कोई घटना होता होगा तो प्रशासन को पूर्ण अधिकार है तत्काल रूप से बंद होना, पर आज भी कायम स्वरूप में बंद नहीं हुआ है, सिर्फ तात्पुरते स्वरूप में। और आपकी उपस्थिति में ये भी बताना चाहते हैं 11 जून 2026 का मेनू कार्ड है। अब ये मेनू कार्ड आप जब देखोगे, मैं सबको इसका फोटो भी दूंगा, आपने देखना कि कौन सा वार को कौन सा समय में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नाश्ता बनना चाहिए, इसका जिक्र किया। लेकिन आप लोगों ने भी पूरे आश्रम स्कूल जाके देखा है, कहीं भी इस मेनू कार्ड लगा हुआ नहीं। और ये मेनू कार्ड आपने स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं, मेनू कार्ड सिर्फ बच्चों को बेहतर खाना खिलाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। ये मेनू कार्ड के हिसाब से उस ठेकेदार को पैसा देने के हिसाब से ये मेनू कार्ड बनाया गया। हमारे बच्चों को इस तरह के खाना आज भी नहीं मिला। और आज भी आप जाइए हमारे अनुपस्थिति में कोई आश्रम स्कूल में, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि बेहतर खाना मिल रहा है।
में पानी पीता है और उसके सर के ऊपर उसके बदन पे टाकी गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती, तो तब आज जो पत्रकार परिषद ले रहे जो पार्टी के लोग, तब कहां सोए थे? तब कहां गए थे इनकी आदिवासी पना? कहां गए थे इनकी भाई आदिवासी के प्रति सोच विचार? जिन लोगों ने आवाज उठाया, जिन्होंने उनके संघर्ष किया उनको न्याय दिलाने के लिए, उन पर गुनाह दाखिल किया। उसमें से हम 2 लोग यहां बैठे और उन्होंने ये भी कहा कि उस मुद्दे को, वहां के आंदोलन को आदिवासी और गैर आदिवासी दिखाने का प्रयास किया। जिस शख्स ने वहां पे सवाल उपस्थित किया उसका नाम भी बताना चाहता हूं, अप्पा पाटिल जी ने, लेकिन उनके बोलने की जो तरीका था वो अलग था। वो ये बता रहे कि भाई लड़ने वाले आदिवासी, जिनके साथ शोषण होने वाले आदिवासी, मंत्री आदिवासी, तो तुम राजकारण क्यों कर रहे? क्या हम राजकारण करने के लिए बैठे हैं? लेकिन उसको गलत तरीके से समाज और मेलघाट के लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये गैर आदिवासी आदिवासी के विरोध में लड़ाई लड़ाना। हम आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हम इस देश की बेहतर व्यवस्था को मानते हैं। इस देश में जन्म वाले हर जाति धर्म के क्रांतिकारी को मानने वाले, हम हर जाति धर्म के सम्मान करने वाले लोग हैं। ये विचार हमारा नहीं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग था। और दूसरी बात ये भी बताना चाहते, हम बोल भी लेते थे, क्या उनके पास में कोई संवैधानिक पद है? क्या विधायक है, खासदार है या मंत्री है? सामान्य नहीं। तो इस तरह का माहौल मेलघाट में वातावरण ना बनाए, ये हमारी सभी मेलघाट वासियों से, पत्रकार भाइयों से अपील। क्योंकि ये जो घटना है, ये घटना की तकलीफ दर्द उसी को है जिनके माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम स्कूल में पढ़ाए। दर्द और तकलीफ उन्हीं को है जो गरीबी से संघर्ष करते। और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहते हैं हम कि अगर आने वाले दिनों में अगर वो सेंट्रल किचन कायम स्वरूप में बंद नहीं होता होगा, तो मेलघाट के इतिहास में आज तक कोई आंदोलन नहीं हुआ, वैसे आंदोलन हम खड़ा करेंगे इस मेलघाट के भूमि में। लेकिन हमारा लड़ाई और संघर्ष चलता ही रहेगा, तो किसी भी कीमत में सेंट्रल किचन हमको बंद करवाना, और बंद इसीलिए करवाना है। आप ही सोचिए, कल्पना करें, विचार करें कि एक जगह पे रह के खाना उनको अच्छा मिल सकता है क्या? मान लीजिए रानीगांव खाना जा रहे टेमली से, बीच में अगर गाड़ी पंचर हो गए, वहां पे इंतजार कर रहे 500 बच्चे खाने का, तो क्या 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हम 500 बच्चे को खाना तत्काल में पहुंचा सकते क्या? पॉसिबल है क्या? इस मेनू कार्ड में लिखा है 7:30 बजे नाश्ता, 7:30 बजे नाश्ता जा सकता है, उसके बाद में 12:30 बजे खाना, उसके बाद में और 4 बजे नाश्ता, और 7:30 बजे और खाना हो सकता है। अगर सेंट्रल किचन आपको चालू ही करना है तो पूरे आश्रम स्कूल में स्वतंत्र सेंट्रल किचन चालू करें, हमारा विरोध नहीं। और आपको अंत में ये भी बताना चाहते, ये सेंट्रल किचन का जो संकल्पना है, यहाँ मेलघाट में चाहे आदिवासी और गैर आदिवासी, इनके रोजगार को खत्म करने का संकल्प है। इनके जो हक में जो रोजगार मिलता था उसको खत्म करने की एक संकल्पना को लेकर सेंट्रल किचन में आया। ये बड़े उद्योगपति, करोड़पति को दिए हैं जो पुणे और मुंबई में रहते हैं, उनको रोजगार दिलाने के हेतु ये सेंट्रल किचन लाया गया करके। हम आप सभी के माध्यम से अंत में यही कहना चाहते कि हम इस मुद्दे में कोई राजकारण नहीं कर रहे, और यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति भले अन्य पार्टी से होगा, अन्य संगठन से होगा, लेकिन आप सभी लोगों को ये बता देना चाहते, सबसे पहले हम समाज के घटक है। हम सबसे पहले हमारे जो जन्म हुआ आदिवासी परिवार में जन्म हुआ, हम उस नाते से और एक मानवता के नाते से एक संघर्ष कर रहे, ना कि एक पार्टी की हैसियत से, ना कि एक संगठन की हैसियत से, और ना ही कि कोई अन्य विचार करके। आप तमाम लोगों से आशा और अपील है, और इस लड़ाई में धरने के पत्रकार भाइयों का भी बहुत सहयोग और रहा है करके। अंत में आप सभी लोगों का भी धन्यवाद हम अदा करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी इस मुद्दों को, इस घटने को बेहतर तरीके से लोगों के बीच में दिखाया, बेहतर तरीके से लोगों को जानकारी पहुंचाया
करके आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और अंत में आप सभी लोगों को भी यहाँ पे उपस्थित हमारे जो साथी है, हमारे जो पदाधिकारी है, समाजगण है, उनसे आप किसी को भी अगर प्रश्न उपस्थित करना होगा या सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो गाली गलौज करना और अपमानित करना ये भी उनका सामने रखे तो भी उसको सस्पेंड करने में ये भी उसमें और वो दिए तो व्हाट्सएप पे भेजना। जब वो स्कूल में पहुंचा तो वहां पे भी उसको जियो टॉकिंग करना पड़ा, यानी संबंधित अधीक्षक को सबसे पहले उस खाने का चाव लेना। इस पे अगर किसी ने एफडीआई की अनुमति नहीं ली होगी तो उच्च न्यायालय की भी गाइडलाइन इसमें मैंने भी उसके आदेश दिए, तो उसमें कोर्ट की जो अपमान हुई है, कोर्ट ऑफ कंटेम ऑफ कोर्ट, उसके तहत में भी हमने पहले भी बीएनएस की धारा 2 से 3, बीएनएस की धारा 2 से 30, बीएनएस की धारा और उसके साथ साथ में भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा है उसके सेक्शन 13 के अंतर्गत में जिस मंत्री ने जिस अधिकारी ने अगर आदेश दिया होगा चालू करने का तो उन पे भी गुनाहगार। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा जो कुछ दिन पहले पत्रकार परिषद ली गई और उसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो रिटायर्ड शिक्षक है इनके ऊपर जो टीका टिप्पणी की, ये सरासरी गलत है। सबसे पहली बात है कि रिटायर्ड शिक्षकों का कोई भी पत्ते खेलता, कोई जुआ करता या कोई गांजा पीता, ये सब बोलने के पीछे उनके पास में कोई ना कोई प्रूफ रहना जरूरी। आज ये जो आरोप उन्होंने लगाया ये कोई 1 या 2 शिक्षकों के ऊपर नहीं लगाया। आज आश्रम शाला में काम करने वाले रिटायर्ड हुए वाले तकरीबन 1000 से ज्यादा शिक्षकों पे उन्होंने ये आरोप लगाया और मैं ये आरोप को तो एकदम फिटाता हूं, लेकिन जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया वो एकदम गलत है और इस चीज की उन्होंने पूरे शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। ये हमारे संगठन के वती से हमारा उनसे विनती है और मान के चलो कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा तो उनका हम जाहिर निषेध करेंगे और उनके खिलाफ भी आंदोलन निकालने में हम पीछे नहीं आएंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई संगठन के अंदर पक्ष के लोग हैं, संगठन रही नहीं, पक्ष बन गया। तो मेरा उनको एक कहना है, देखो सबसे पहले हम संगठन के लोग, हमारे लिए संगठन सबसे प्रथम है। आज संगठन के माध्यम से आज हमारा रिजर्वेशन को बचाना, हमारे हक को संभालने का काम हमारे संगठन का। इसलिए आज हम जो अगर सबसे पहले है तो हम संगठन के व्यक्ति हैं और उसके बाद में हमारे लिए पक्ष है। तो ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि अगर हम कोई भी विषय को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, आज 100 से अधिक बच्चों को विष बाधा है, विष बाधा के ऊपर चर्चा होना चाहिए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर बात होना चाहिए। तो वो सब छोड़ के वो अननेसेसरी चीजों पे बात कर रहे हैं, वो चीजें गलत है, उन्होंने सब चीजें रोक देना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को एक और कहना है कि 25 तारीख से विष बाधा होना बच्चों को शुरू हुई। आज 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख आज लगभग आ, लेकिन अभी तक मेलघाट क्षेत्र के आमदार ने एक भी स्कूल में विजिट नहीं दी, ना ही उनका कोई रिप्लाई मिला कि उन्होंने कोई पत्रकारों को दिया हो। मैंने तो नहीं सुना। अगर यहाँ पर 3 दिन के अंदर भीतर अगर आदिवासी मंत्री पहुंच सकता है, दूसरे ही दिन खासदार पहुंच सकता है, बाकी सभी प्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, तो 4-5 दिन होने के बाद भी मेलघाट क्षेत्र का आमदार यहाँ तक क्यों नहीं पहुंचे? ये मेरा स्पष्ट सवाल यहाँ के आमदार केवलराम जी काड़े साहब। ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा इतना बड़ा प्रकरण अगर उनके मतदार संघ में होता है तो खासकर उन्होंने वहां पर समय पर पहुंचना चाहिए, सारी चीजों का जायजा लेना चाहिए। तकरार लोगों की क्या है, लोगों की क्या बातें हैं, पालकों को क्या कहना है, ये सब उन्होंने समझ लेना चाहिए और फिर उनकी प्रतिक्रिया और आगे प्रशासन से उन्होंने बात रखनी चाहिए। लेकिन उसमें भी वो पीछे रहे। तो मेलघाट क्षेत्र के सभी लोग ये विषय को लेकर भी उनसे नाराज। ये लाइन में उनका बड़ा क्या आमदार साहब के बारे में मेरा एक लाइन में स्पष्ट ऐसा कहना है कि घटना होने के 5 दिन के बाद में भी अभी तक आमदार साहब स्वयं एक भी स्कूल में नहीं पहुंचे। जो बच्चे बीमार हुए ना वो बीमार बच्चों की तबियत पूछने के लिए वो बीमार बच्चों तक के पहुंचे,
और उन्होंने ये 5 दिनों में ये विषय पर क्या कार्रवाई किया, एक आमदार रहने के जवाबदारी में उन्होंने क्या कार्रवाई किया, उन्होंने वो लोगों के सामने बताना चाहिए। ये मेरा उनसे सवाल। अधीक्षक बुड़े जो किटम्बा में इसका निलंबित हुआ, वो इसके पहले 2 बार निलंबन हुआ और ये उसका तीसरा बार है। वो उसके ड्रेसिंग सेंस से वो एक कर्मचारी दिखता ही नहीं, फैशन डिजाइनर के जैसे कपड़े पहनने का काम करता है। मेरी उसमें भी कोई मतलब उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति गैर जिम्मेदारी प्रकार के वजह से 3 बार निलंबन हो चुका है, मेरी प्रकल्प अधिकारी से मांग रहेगी कि इस बार उसको निलंबन नहीं, परमानेंटली उसको खत्म कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया है। वो चाहे उपोषण करे या कुछ भी करे। आज बच्चों के जान के साथ में जो हलगर्जी बना, बच्चों के जान के साथ में आज जो धोखा निर्माण हुआ, ये इसमें प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति वो अधीक्षक भी है और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने सेंट्रल टीचर के बारे में विवाद प्रकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने ऐसा बोला कि जो आपने जो आरोप लगाए मंत्री महोदय थे वो उन्होंने पैसे खाए सेंट्रल टीचर वालों। उनका बोलना है कि अगर इसमें आपके पास कुछ सबूत होंगे तो पेश किए जाते, इससे आपका क्या कहना है? अभी जो आंदोलन हुआ जिन बच्चों के लिए हम लड़े, तो इसकी शुरुआत आज नहीं हुई। विधान परिषद में जब ये प्रश्न हमने रखा था, उसकी पूरी डिटेल आपको देता है। इसका मैंने विधान परिषद के टाइम में प्रश्न लगाया कि महाराष्ट्र में जो ये 3 लोग हैं, बगाड़िया ग्रुप का और पुणे का, इन्हीं को सेंट्रल टीचर दिया गया। ये पूरे महाराष्ट्र की बात है। चंद्रपुर, गडचिरोली, नंदुरबार, कुही, अक्कलकुआ, पांडरकौड़ा, धारणी, ऐसे हर जगह पे अभी एक सेंट्रल टीचर चालू हुआ। आपकी माहिती के लिए बताता, दूसरा टेम्ब्रुसोडा में बना है, तो इसके डर के कारण टेम्ब्रुसोडा का भी चालू नहीं कर रहे। हर प्रकल्प में इनके 3-3, 4-4 टीचर सेंटर। अब रहा विषय, हमने कहा कि इसने पैसे खाया है, उसका एक महत्व का विषय कि महाराष्ट्र में 552 आश्रम था और 500 कुछ अनुदानित आश्रम है। मेरा एक कहना है कि एक सरकार, एक शासन निर्णय, एक ही नियम, फिर पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे 2 क्यों, उनके साथ 2 क्यों आप विवाद किया? अनुदानित आश्रम शाला में पढ़ने वाले को 1500 रुपए का खाना देते और शासकीय में पढ़ने वालों को आप 3200 रुपए देते। अभी मेरा कहना है कि तो आप सीधा सीधा हमारे बच्चे तो खाने पे भ्रष्टाचार किया। जब ये अनुदानित का 500 स्कूल के बच्चे 1500 रुपए में खाना खा सकते, अच्छा 2 टाइम नाश्ता सही, तो फिर शासकीय में भी वही मिलता है, दूसरा तो खाना मिलता नहीं शासकीय में, फिर इसको 3200 से क्यों दिया? ये मेरा पहला आरोप था। जो भी इसका डिफरेंस है, यानी 50% के मार्जिन पे टेंडर दिया गया, वो पैसा खाने वाला आदिवासी बन गया, क्योंकि ये फाइल 100 करोड़ की है। मैं आपको फिर जिक्र करूंगा कि अशोकराव चौहान मुख्यमंत्री थे जब शहीद सैनिकों के लिए आदर्श बंगले बनाया गया मुंबई में, तब उस मुंबई में उस बंगले में सिर्फ एक फ्लैट उनके साथ के नाम से जब मिला था, उसकी कीमत थी 55 लाख उस समय में। तब उसका 55 लाख का एक फ्लैट के नैतिक पे मुख्यमंत्री को आपने राजीनामा देने लगाया अशोकराव चौहान जी को। ये तो 100 करोड़ का घोटाला है लोग। ये तो अभी हमने टेलर बताया आपको, अभी पिक्चर बाकी है अशोकराव चौहान जी का। ये अशोकराव उइके का जो हम राजीनामा मांग रहे हैं, जैसा आदर्श घोटाला हुआ था वैसा सेंट्रल किचन घोटाला सबसे बड़ा महाराष्ट्र में। इसके पीछे जो लोग हैं वो आएंगे। अभी तो सिर्फ हमने मोहरा अशोकराव चौहान को उइके को बनाया आदिवासी मंत्री, इसके पीछे भी लोग हैं जिन्होंने पगारिया ग्रुप और इनको तो ठेका दिया है। ये छोटा विषय नहीं है। हम क्यों बार बार बोल रहे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? आपको मैं बताता, ये डिपार्टमेंट आदिवासी डिपार्टमेंट 1990 से अलग हुआ है। 90 से लेकर 2026 तक पूरे महाराष्ट्र में की बात बता रहा आपको। कहीं पे भी ठेका देने का रहा ना, तो 1 साल के ऊपर ठेका दे देंगे। ये नियम है, ये संहिता है, ये शासन निर्णय है। अशोकराव जी उइके ने तो इसको 5 साल का ठेका दे दिया खाने का। इसके घर का आदिवासी डिपार्टमेंट था तो उसको बांध दिया। फिर 5 साल का ठेका एक ही व्यक्ति को आपने दिया, तो हम प्रश्न नहीं पूछेंगे? आपको पता है महाराष्ट्र के 9 प्रकल्पों में जो 6000 लोग काम करते थे किचन में, आश्रम में, उनको घर में भेज दिया। 6000 लोगों का घर बंद कर दिया इन्होंने सेंट्रल किचन के कारण।
जो छोटे मोटे थे पूरे महाराष्ट्र में काम करने वाले, वो भाजीपाला होगा, केस कतरन होगा, कोई चक्की वाला होगा, ऐसे 2000 बचत गट इन्होंने बंद कर दिए। लगभग 6-7-8 हजार लोगों को वंचित करके एक ही व्यक्ति को सेंट्रलाइज करके दिया। हम प्रश्न पूछेंगे ना आपको कि कौन सी नैतिकता पे आप ये चला रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार। मैं आपको फिर बताता हूँ आपके पूरे चैनल के माध्यम से कि आदर्श घोटाले से भी सबसे बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में जब हुआ है ना अभी, तो वो सेंटर घोटाला, सेंटर किचन घोटाला। आगे धीरे धीरे निकलेंगे। अभी हम सब लोग तय कर रहे हैं कि पूरे राज्य लेवल पे इसका आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट आने के हैं। अभी सब कागज आने के बाद में हम अमरावती में अभी इलेक्ट्रिक मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ और क्यों अशोकराव चौहान जी ने उइके जी ने आदिवासी मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए, ये सारी बातें हम प्रेस के सामने रखेंगे। और रहा विषय कोई एलिगेशन करता होगा तो उससे मैं बात भी नहीं करता। ये कम पढ़े लिखों का सवाल है, ऐसा मैं कहूंगा। जिसने एक संवैधानिक पद भोगा है वो आदमी को एक सादा शासन निर्णय पता नहीं कि एक आदि व्यक्ति एक गांव से अगर दूसरे गांव में जाता होगा और वो 5 साल वहां रहता होगा तो उसको संवैधानिक रहिवासी का दाखला दिया जाता हो ग्राम पंचायत में। ये सहीता है। मैं तो 20-25 साल से यही काम कर रहा हूँ, एक तहसील से दूसरे तहसील में है। अरे जो आदिवासी पीओ ऑफिस का आप बात करते ना, वो हमारा ऑफिस, तो पूरे अमरावती जिले का ऑफिस है, धार्मिक सिकंदरी का नहीं है। थोड़ा पढ़ाई कम होने की वजह से ये बात आ गई, नहीं तो इन लोग ने पढ़ाई करता था तो फिर एमएलए क्यों नहीं बना? 15 साल से आपको लोगों ने क्यों चुन के नहीं दिया? आपकी नैतिकता, आपका काम, आपने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सलाह है। बाकी तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है यह नहीं खत्म नहीं हुई। हम अशोकराव उइके का राजीनामा लेके रहे, हमारे पास सब कुछ है। तो ये हमने सबसे पहले विषय है कि यहाँ का जो प्रकल्प अधिकारी है सिद्धार्थ शुक्ला है, इसके अंडरटेकिंग में पूरे 22 स्कूल है और ये 9 स्कूल भी इसके अंडर में आते हैं। जब यहाँ कोई भी स्कूल में अगर काम करना हो तो प्रकल्प अधिकारी को पूछे बगैर कोई काम नहीं होता या नहीं शुरू होता। जब तुमने उसको बोला कि आप खाना दो बच्चों को, तो इन्होंने पूछना चाहिए था कि आपके पास एफडीए की परवानगी है क्या? आपने आदेश मंत्रालय से जरिए लाया तो कुछ फॉर्मेलिटी प्रकल्प अधिकारी के स्तर पे रहता है, लेकिन यहाँ कैसा है, राम भरोसे कार्यक्रम है। इन्होंने बोल दिया खाना दे दो, खाना दे दिया भी बात हुआ। अभी तो सबने हाथ ऊपर कर लिया जब पता चला कि इनके पास में परवानगी नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसको जो लोग ऐसा नॉर्मल में ले रहा है। एक आदमी होटल धारक जो आज रहता था ना भाऊ, वो सेंटर जेल में रहता था, आपके माहिती के लिए बताता। एफडीए का परवानगी नहीं है, उसी होटल में अगर हमने नाश्ता किया होता, हमारी जान को कुछ होता तो वो भी सेंटर जेल में रहता था। लेकिन यहाँ के अधिकारी, मैं तो बोलूंगा प्रकल्प अधिकारी और अपर आयुक्त, ये दोनों भी जवाबदार है सेंटर किचन के लिए। और जैसा तुमने टिटम्बा के अधीक्षक को सस्पेंड किया, तो फिर ये 3 स्कूल के अधीक्षक को क्यों सस्पेंड किया? मुझे वहां पे भी हुआ। तो यहाँ हमारी अब दूसरी मांग है कि तीनों जगहों पे गुना स्वतंत्र दाखिल होना चाहिए और तीनों जगहों के अधीक्षकों पे कार्रवाई होना चाहिए, ये मांग हमारे रहेंगे। और दूसरा विषय कि 15 दिन से सेंटर किचन चालू था, खाना आ रहा था। एक इनके पास लगभग 11 विस्तार अधिकारी है, हर विस्तार अधिकारी का 8 दिन में दौरा रहता और वो मेनू कार्ड चेक करता, बच्चों को खाना अच्छा मिल रहा नहीं मिल रहा, उसके वो शेरा लिखता। अभी 15 दिन में जिन जिन स्कूलों में घटना हुआ है वो विस्तार अधिकारियों से हम कार्रवाई मांगेंगे। लेकिन इन्होंने क्या अहवाल दिया पीओ को कि खाना अच्छा मिल रहा था या खराब मिल रहा था, ये भी देखना जरूरी है। एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें पूरी कड़ी है। वो अधीक्षक हो, मुख्याध्यापक हो, विस्तार अधिकारी हो, प्रकल्प अधिकारी हो, ये सब जवाबदार है। लेकिन अभी ये मांग हम ऊपर लेवल पे करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने सिर्फ हाथ ऊपर किया। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, विदर्भ न्यूज धारणी।